नमस्कार दोस्तों। हमने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अक्षांश के बारे में पढ़ाया था और अक्षांश एवं देशांतर एनसीईआरटी 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसमें मैंने आपको अक्षांश को क्लियर करवाया था। दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपसे कि मेरा पर्पस यहाँ एनसीईआरटी कराना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी चैप्टर में डिटेल भी करानी होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं जैसे सीडीएस, यूपीपीसीएस, एनडीए, ईपीएफओ जैसे अदर्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि क्यों ना ज्योग्राफी को एनसीईआरटी के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, जो आपके लिए मैक्सिमम लाभकारी हो। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था अक्षांश। तो अक्षांश में मैंने ये बताया था कि अक्षांश जो होते हैं वो विषुवत रेखा से कोणीय दूरी होती है। मैंने यही बताया था दो समान अक्षांश को यदि आप एक लाइन के रूप में खींच देते हैं तो वो अक्षांश रेखाएं बन जाती हैं। अक्ष भी बताया था मैंने। अक्ष किसी भी बॉडी, जैसे हम ही मान लो हमारा भी अपना एक अक्ष होगा, किसी पिंड का अपना अक्ष होगा, जैसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इस तरीके की बॉडी। मैंने आपको पृथ्वी के झुकाव के बारे में भी पढ़ाया था। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो देशांतर, लेकिन उससे पहले जो उस क्लास में थोड़ा सा मैं अक्षांश के बारे में और जो रह गया था वो पढ़ा देना चाहता हूँ। तो मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर दो समान भागों में, बराबर भागों में जो भी रेखा काटती है ये काल्पनिक रेखा होती है। ये पृथ्वी पर कहीं खिंची हुई नहीं होती, तो इसे हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी को दोस्तों हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा इससे 23.5 डिग्री पर, ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। 23.5 डिग्री उत्तरी, दोस्तों मैंने बताया था विषुवत रेखा से ठीक ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और ठीक नीचे साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो इससे 23.5 डिग्री उत्तर में, नॉर्थ में जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, या इसे हम दोस्तों बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ठीक नीचे जो 23.5 डिग्री रेखा होती है साउथ में, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा दोस्तों 66.5 डिग्री जो रेखा नॉर्थ में होती है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और जो 90 डिग्री बिंदु होता है दोस्तों, ये रेखा नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका, ये रेखा नहीं होती, ये बिंदु होता है। इस बिंदु को हम 90 डिग्री बिंदु कहते हैं या अक्षांश कहते हैं। ये ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव। ऐसे दोस्तों 66.5 डिग्री जो दक्षिण में पॉइंट होता है, अक्षांश रेखा जो होती है, उसे हम अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। तो ये आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत कहां से आए दोस्तों? आर्कटिक सागर उत्तर में पड़ता है, ये सागर होता है। अंटार्कटिक ये स्थल होता है, इसमें वर्तमान में बर्फ ही बर्फ है। ये हमारी अर्थ का साउथ पार्ट होता है। तो ये 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न कहलाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाता है, जिसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा होती है। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक व्रत होता है। आर्कटिक शॉर्ट, अंटार्कटिका लॉन्ग। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला, ये काफी गर्म क्षेत्र होता है।
इस पर मैक्सिमम जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से मेरा तात्पर्य है दोस्तों मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैव विविधता होती है दोस्तों, जैसे मान के चलिए एक ही रूम में, ये मेरा रूम है, इसमें 10 लोग हैं, तो इसकी जैव विविधता ओनली 1 होगी। यदि दोस्तों यहीं पर एक पुरुष और एक महिला है तो इसकी जैव विविधता 2 होगी। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, जैसे किसी एक रूम में 4 कुत्ते हैं, उसकी एक समान प्रकार की प्रजाति है, तब ये जैव विविधता 1 होगी। यदि उसी रूम में 4 न होकर के 2, जैसे एक कुत्ता और एक बिल्ली है, तो इसकी जैव विविधता 2 होगी। तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे, भले ही नंबर में कम है लेकिन डिफरेंट स्पीसीज हैं, इसीलिए 2 वाले की जैव विविधता मैक्सिमम होगी। इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास यहाँ मैक्सिमम बारिश होती है, यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है, उस वजह से इस क्षेत्र की जैव विविधता जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और ये हाईली हीट क्षेत्र होते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं, उच्च तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, काफी गर्म क्षेत्र होते हैं, काफी गर्म क्षेत्र। वहीं हम बात करें तब इनको दोस्तों उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध, ये मैं पहले करा चुका हूं आपको। इससे ऊपर जब मैं बात करता हूं तो ये शीतोष्ण कटिबंध होता है, इसमें सर्दी और गर्मी का जो तापांतर होता है वो काफी कम होता है। ये शीत कटिबंध होता है दोस्तों, यहाँ काफी बर्फ पड़ती है। इसके पीछे जो कारण होता है वो सन का होता है, इस क्षेत्र में सीधे सन की रे पड़ती है, इस क्षेत्र में तिरछी पड़ती है, तो इसमें काफी कम पड़ती है। यही मुझे आज पढ़ाना था। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा, मेनली टॉपिक, वो देशांतर होगा। तो दोस्तों अक्षांश हमने बताया था, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। तो ये लेटी हुई रेखाओं का सेंटर कहाँ होगा, विषुवत रेखा होगा। तो विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी होती है, विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देशांतर की बात करें दोस्तों, देशांतर को यामोत्तर भी कह सकते हैं, यामोत्तर। इंग्लिश में दोस्तों इसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी मतलब लॉन्ग, लंबा। तो ये मैंने बताई थी, अक्षांश जो होते हैं वो इस तरीके से लेटे हुए होते हैं, क्षैतिज, विषुवत रेखा के समानांतर या क्षैतिज रेखा। वहीं हम अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये इस तरीके से होते हैं, ये अर्थ है, ये इस तरीके से होते हैं कुछ लॉन्गिट्यूड। तो ये इंग्लिश वर्ड से ही आपको याद रख लेना है कि जो देशांतर होते हैं वो लॉन्गिट्यूड बोले जाते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों इसके बारे में हम बताते हैं होते क्या हैं। पहले तो ये बताना है, इनकी विशेषता क्या है ये भी हमें डिस्कस करना है, महत्व क्या है दोस्तों इसका ये भी हमें डिस्कस करना है, महत्व क्या है। दूसरा, इनके संकेतक क्या है, संकेतक। तो मैं दोस्तों देशांतर के बारे में बात करूं तो होते क्या है। तो देशांतर मैंने ये बताई थी आपको, अक्षांश जो होते हैं उनका आधार जो होता है वो कोण होता है, कहाँ से होता है, विषुवत रेखा से होता है। वैसे ही मैं यदि देशांतर की बात करता हूँ तो देशांतर भी जैसे दोस्तों ये अर्थ है, मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री रेखा। इस रेखा को दोस्तों प्री मेडियन लाइन बोलते हैं। ये ग्रीनविच कहाँ है, लंदन, ब्रिटेन में। कहाँ है, ब्रिटेन से होकर जा रही है। और यहीं से क्यों नहीं, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर से किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो देशांतर कहलाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अक्षांश की कोणीय दूरी निकालिए या देशांतर की कोणीय दूरी निकालिए, इसको मेजर किया जाता है
परिधि से। परिधि मतलब ये परिधि यहाँ से, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो मेजर कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से मान के चलते हैं, ये मेरी विषुवत लाइन है और ये इसका सेंटर है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी एक खास पहचान होती है कि ये हमेशा, जैसे मान के चलिए, अब मैंने किससे बोला था 0 डिग्री से, तो ये 20 डिग्री एंगल है, मान के चलते हैं 20 डिग्री। तो निश्चित रूप से उत्तरी गोलार्ध में यदि इसकी कोणीय दूरी 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री कोण पे, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने पे होगी, 20 डिग्री पर, 20 डिग्री पर ही होगी। दोस्तों यदि ये पश्चिम की ओर 20 डिग्री पर है, तो हम जब पूर्व की ओर जाएंगे तो वहां भी ये कितने पर होगी, 20 डिग्री पर, और दक्षिण में भी ये 20 डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो रेखा है ये 20 डिग्री देशांतर रेखा है। तो हम स्पष्ट बोल सकते हैं कि 0 डिग्री या प्रधान मध्यांश से खींची गई जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री से जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खींची गई रेखा देशांतर रेखा, कोणीय दूरी देशांतर। तो दोस्तों हमें पढ़ना है, हमें जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करना था व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में हम साफ बोलेंगे कि 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की, 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी हमने यहाँ आपके सामने दिखाई दिया कि 0 डिग्री हमारा क्या होगा, देशांतर होगा। ये मैं मान के चलता हूँ ये विषुवत रेखा है, तो इसकी कोणीय दूरी ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये मैं जैसे कुछ भी मान लो 20 डिग्री, तो ये हर जगह कौन सी रेखा होगी, 20 डिग्री। तो दोस्तों इस रेखा पर जो भी स्थान होंगे वो किस देशांतर को दर्शा रहे होंगे, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो, और चाहे वो पश्चिम की ओर हो, पश्चिमी देशांतर पर हो, और चाहे वो पूर्वी देशांतर पर हो। तो समान देशांतर पर ये क्या है, भिन्न भिन्न स्थान हैं। तो यदि आपसे कोई देशांतर रेखा के बारे में पूछता है तो आपको बताना है 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। यहीं पे अगर हम देशांतर रेखा की बात करें दोस्तों, देशांतर रेखा में यही डाल देता हूं, देशांतर रेखा, तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये क्या है, ये अर्थ है, तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सभी क्या होंगी, देशांतर रेखाएं, ये सभी क्या है दोस्तों, तो देशांतर रेखाओं की दोस्तों एक खास पहचान होती है कि ये हमेशा ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। उसका कारण है 90 डिग्री बिंदु पर तो कोई भी रेखा होगी वो निश्चित ही मिलनी है। तो इसीलिए देशांतर रेखाएं, प्रत्येक देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में मिलती हैं। दोस्तों मैं यदि देशांतर रेखा के बारे में बात करूं तो ये मेरी 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होती चली जाती है।
कम होने का तात्पर्य हम इसमें देख ही रहे हैं, जो विषुवत रेखा के बीच की दूरी है और विषुवत रेखा के पास जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो काफी ज्यादा है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाती है जब ये आपस में मिलती हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस देखो दोस्तों दिखाई दे रहा है, उसमें वो कम होती जा रही है। यदि मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर होती है। वैसे भिन्न भिन्न स्थानों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन किसी एक स्थान पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। कोई भी स्थान ले, मान के चलिए मैं 0 डिग्री ही देशांतर ले लेता हूं, तो वो कोई भी देशांतर हो विषुवत रेखा पर उसकी जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 111 किलोमीटर होगी। तो ये बात हमें पहचाननी है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने अर्थ को बनाया और अर्थ बना करके ये मैंने 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, तो मैंने देखो ये बनाई इस तरीके से एक मैंने देशांतर बनाया और ये मेरा विषुवत रेखा है। तो ये यहाँ जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होगी वो कोई भी देशांतर हो वो समान हो किसी एक अक्षांश। और यही मैं अगर बात करूं मान लो 23.5, तो यहाँ भी दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी हर अक्षांश पर, और यहाँ पूरे अक्षांश पर हर देशांतर के बीच क्या होगी वो समान ही होगी। लेकिन प्रत्येक स्थान पर दो देशांतरों के बीच की दूरी भिन्न भिन्न होती है। तो ये चीज हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा। तो देशांतर होते हैं 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। वहीं ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं, या हम बोल सकते हैं समान देशांतर वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समान देशांतर वाले स्थानों को, अब ये स्थान समान देशांतर पर है और इसको मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी देशांतर रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रियल में ये अर्थ पर कहीं भी खींची नहीं गई। तो देखो ये स्थान यहाँ और मैंने इसी को मिला दिया। ये दोस्तों मानचित्र में होती है केवल, ग्लोब में होती है केवल, या रियल में अर्थ पर नहीं होती। ना तो देशांतर रेखाएं अर्थ पर होती हैं, ना ही अक्षांश रेखाएं अर्थ पर होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके महत्व के बारे में, तो इसका महत्व होता है समय का निर्धारण करने में। कैसे समय का निर्धारण करने में? तो दोस्तों जैसे मान लो ये अर्थ है और ये 0 डिग्री, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। मुझे मान के चलिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो मुझे इस स्थान का समय ज्ञात करना है। तो ये मान के चलिए दोस्तों ये जो देशांतर है वो 20 डिग्री है और ये जो देशांतर है ये भी 20 डिग्री है। मान के चलते हैं ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर। तो मैं इसके समय को आगे जाके अभी इसी लेक्चर में दर्शाऊंगा, मैं बताऊंगा वहाँ समय किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहाँ का समय क्या है, यहाँ का समय क्या है, यहाँ का, ये हम देशांतर के माध्यम से याद करते हैं। जैसे मैंने अक्षांश में बताया था कि अक्षांश का जो महत्व होता है वो तापमान और वहाँ की जलवायु के निर्धारण में होता है। यही मैं अगर बात करूँ दोस्तों इसके संकेतक के बारे में, तो संकेतक मतलब समय, ये समय के रूप में देखा जाता है। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो इसकी विशेषता में हम पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाएं हमेशा ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। तो क्या होगी, ध्रुवों पर आपस में मिलती है। दूसरी अगर इसकी विशेषता हम बताएं तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी घटती है। दोस्तों जो हमारी शिकायत थी कि ये जो राइटिंग है वो छोटा है, मैंने आज उसको बढ़ा दिया है और एडजेक्ट
इसे बोर्ड पर लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती चली जा रही है, विषुवत रेखा पर जा रहा है और देखो ये कम होती चली जा रही है और ध्रुवों पर आकर के दोनों आपस में मिल रही है। और वो किस वजह से, वो बिंदु की वजह से ये मिल रही हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर इनकी जो दूरी होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि देखो ये कोई रेखा आके मिली तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, ये 0। तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 0 होती है, 0 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, मैं कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूँ उनकी स्पेशलिटी कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। देशांतर व अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। ये हम देख रहे हैं दोस्तों, ये देखो ये देशांतर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। तो देखना किस पर काट रही है, 90 डिग्री है, समकोण पर। तो दोस्तों यदि पूछा जाए क्या देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो निश्चित रूप से। नेक्स्ट यदि हम बात करें, हमने बताया था अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, खींची जाती है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती थी। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों इनकी विशेषता के बारे में, तो इनकी एक खास विशेषता है दोस्तों कि देशांतर रेखाओं से हमेशा समय का निर्धारण किया जाता है। समय का निर्धारण कैसे करेंगे वो हम अगले टॉपिक में कराएंगे। इसका स्क्रीन चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बड़े ही आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम दो देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ पर होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। इसके बाद यदि हम इसके मेजर की बात करें दोस्तों, तो इसके मेजर इसे मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके मेजर की बात करें दोस्तों, तो अक्षांश को मैंने बताया था, अगर मैं देशांतर रेखा प्लस अक्षांश रेखा दोनों को ही ले लेता हूं का मापन, तो मैंने बताया था ये 3 होते हैं दोस्तों। एक होता है डिग्री, कुछ इस तरीके का बनाते हैं। एक होता है दोस्तों मिनट, कुछ इस तरीके का बनाते हैं। एक होता है दोस्तों सेकंड, कुछ इस तरीके। जैसे मुझे 1 डिग्री लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, मुझे 1 मिनट लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, और मुझे 1 सेकंड लिखना है तो मैं इसे, तो 1 डिग्री बराबर जो होता है दोस्तों वो 60 मिनट, ठीक है। वैसे ही 1 सेकंड बराबर और 1 मिनट बराबर जो होता है वो 60 सेकंड। इसका समय से कोई भी मतलब नहीं होता, ये दूरी के क्रम में ली गई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम देशांतरों को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों ये 0 डिग्री रेखा है, जैसे हम ये कहाँ पे है, ग्रीनविच।
तो दोस्तों ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा। दोस्तों 0 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान माध्याह्न जो रेखा है, इसके लेफ्ट साइड में इसे हम पश्चिमी भाग कहते हैं, पश्चिमी भाग। अब यहाँ जो भी देशांतर होंगे वो सभी पश्चिमी देशांतर कहलाए जाएंगे। कहाँ तक? 180 डिग्री देशांतर तक। अगर हम राइट की बात करें तो ये पूर्वी देशांतर होते हैं। कहाँ तक होंगे? 180। अब इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है क्या 180 दो देशांतर हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर लंदन ग्रीनविच, देखो ये हमारी पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री ये जो रेखा खींची, देखो मैंने ये बताया, इस रेखा से अगर मैं इधर भाग की बात करूं तो ये पश्चिमी देशांतरीय भाग है और ये पूर्वी देशांतरीय भाग है। वैसे ही मैंने आपको अक्षांश बताया था कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश। वैसे ही दोस्तों इसके बाएं वाले पश्चिमी देशांतर और इसके दाएं वाले पूर्वी देशांतर। यदि आपसे कोई कहता है कि पश्चिमी देश, तो ऑल ओवर विश्व के ग्लोब की बात करोगे तो पश्चिमी देश जो होंगे 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से बाईं ओर पड़ने वाले सभी देश कहाँ तक होंगे? 180। चाहे वो देश हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो महासागर हो, वो सभी पश्चिमी होंगे। वैसे ही अगर हम दाएं की बात करते हैं दोस्तों तो ये सभी पूर्वी देश, पूर्वी सागर, पूर्वी महासागर होंगे। तो भारत को पूर्वी देश बोला जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा के राइट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और यदि मैं भारत की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं आपसे तो देखो ये उत्तर में भी पड़ता है भारत, ये है इंडिया, हमारा इंडिया देखो ये है। तो ये 0 डिग्री के पूरब में भी पड़ता है और मैं अक्षांश से बात करूं तो ये उत्तर में पड़ता है। तो भारत उत्तरी पूर्वी देश है। तो दोस्तों अब मैं ग्लोब को दिखाई देता हूं आपको। तो देखो ये है देशांतर, ये देशांतर रेखा है। तो ये देशांतर रेखा सभी ध्रुवों पर जाके क्या हो रही है? मिल रही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी हमेशा कम हो रही है। तो क्योंकि ध्रुव एक बिंदु है। नेक्स्ट यदि मैं यही बात करूं दोस्तों आपसे, तो मैंने ये बताई थी अभी एक चीज और बता रहा था मैं आपको कि ये हमें भी 0 डिग्री रेखा है। ये क्या है? 0 डिग्री। ये हमारी 0 डिग्री रेखा है और इस 0 डिग्री रेखा के ठीक पीछे, बिल्कुल सटीक ठीक पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे 180 डिग्री रेखा होगी। तो दोस्तों अभी इसमें जैसे दिखाई दे रहा है 180 डिग्री दो रेखा, ये दो नहीं है, ये 0 डिग्री से यहाँ तक जब पीछे तक आओगे तो 100 ठीक इसके विपरीत 180 देशांतर होगा। इधर से भी आओगे तो वही एक देशांतर होगा, लेकिन अगर इधर से काउंट करोगे तब भी 180 तक पहुंचेगा, 1 2 3 4 और 79 और 179 और 180 तक। वैसे यहाँ से काउंटिंग करोगे तो लेकिन ये 182 दो बार काउंट हो गया, लेकिन है क्या? एक ही देशांतर रेखा है। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात दोस्तों, अक्षांश जो होते थे, अक्षांश रेखाएं जो होती थी वो इस तरीके से वृत्ताकार होती थी, वृत्त आकार में होती थी। लेकिन जो देशांतर होते हैं वो ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये अर्धवृत्त में होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धवृत्त में। तो इसकी विशेषता में चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकती हो, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। वही अक्षांश की यदि आपसे कोई बात करता है तो अक्षांश दोस्तों वृत्त होता है, पूर्ण वृत्त होता है। यदि हम दो एक दूसरे के विपरीत दो देशांतर को मिलाते हैं तब एक वृत्त का निर्माण होता है। तो ये हमने आपको बताई थी देशांतर रेखा। अब मैं इनकी काउंटिंग करूं दोस्तों, तो देखो यहीं से मैं आपको इसी से काउंटिंग करवा देता हूं। जैसे ये 0 डिग्री है,
ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री के इधर जाओगे 180 तक, तो देशांतर कितने हो गए? मैं देशांतर की संख्या फाइंड करवा रहा हूँ पहले। देशांतर रेखा। तो जब मैं 0 डिग्री से 180 तक जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 180 तक जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 180। तो मैंने 180 को तो इधर से काउंट कर लिया, लेकिन जब मैं देशांतर काउंट करूंगा तो ये इधर से मैं 180 काउंट नहीं करूंगा। तो इधर से 180 काउंट नहीं करूंगा तो मैं 1 2 3 4 कहां तक जाऊंगा? 179। तो नेक्स्ट जो होंगे वो कितने होंगे? 179। और 0 को मैंने अभी काउंट नहीं किया है, तो एक देशांतर कौन से वाला होगा? 0 वाला होगा। तो कुल मिला के देशांतर कितने होते हैं? 360। वही मैं आपसे अगर देशांतर रेखाओं की बात करूं तो दोस्तों 0 से 180 तक कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? 0 से 180 तक 180 देशांतर रेखाएं। वही अगर मैं आपसे बात करूं तो 0 से 80 तक कितनी रेखाएं हो गई? वो 179। कितनी हो गई? 179। सॉरी दोस्तों, 0 से और 180 तक 179। वैसे ही पूर्व में जब 179 है तो पश्चिम में भी क्या होंगी? 179 ही होंगी। और दोस्तों एक 0 डिग्री रेखा होगी, एक 0 डिग्री रेखा होगी और एक 180 होगी, तो ये कितनी होगी? 2 होगी। तो दोस्तों देशांतर रेखाएं भी 360 होती हैं। ऐसा अक्षांश में नहीं था, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अक्षांश में हमने पढ़ा था 179 और 181, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर और देशांतर रेखाएं, ये दोनों ही क्या होती हैं? समान होती हैं। देशांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा इसमें कि देशांतर जो होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अर्धवृत्त होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि देशांतर की जो संख्या होती है वो 360 होती है, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो भी 360 होती है। अब मैंने आपको संकेतक में एक चीज बताई थी, जिसका जो यूज किया जाता है वो समय के निर्धारण में किया जाता है। तो वैसे तो सामान्यतः हम यदि देशांतर और अक्षांश को कॉम्बिनेशन करके पढ़ें तो अक्षांश और देशांतर को ग्लोब पर एक एग्जैक्ट लोकेशन, चाहे वो खगोलीय स्थिति हो चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, दोस्तों दोनों में ही अंतर है। खगोलीय स्थिति अलग होती है, भौगोलिक स्थिति अलग होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भौगोलिक स्थिति मतलब हम किसी देश की सीमा का निर्धारण अक्षांश और देशांतर में कर रहे हैं। हम किसी महासागर का निर्धारण की सीमा का निर्धारण अक्षांश और देशांतर में कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमें खगोल की बात करूं, खगोलीय स्थिति, तो ये किसी बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। जैसे दोस्तों यहाँ 0 डिग्री देशांतर है तो इसके ठीक विपरीत 180 होगा, ये खगोल स्थिति होगी। तो ये हमें धीरे से डिस्कस करना होगा। अब मैं समय निर्धारण की बात करूं, समय निर्धारण, तो दोस्तों ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, ग्रीन रेखा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो 2 गति करती है। एक तो ये अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति एक चक्कर ही अपने अक्ष पर जैसे यहाँ से चली और घूम करके फिर यहीं आ गई, 24 आवर लेती है। वहीं जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसे मान लो ये सन है और सन के चारों ओर ये राउंड लगा रही है, तो इसमें दोस्तों ये लगभग 365 डेज लेते हैं, 365 दिन। तो मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ वो घूर्णन गति की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 360। तो 24 घंटे में 360 मतलब पूरा घूम जाती है। पूरा घूमने का मतलब ये कितना होगा? 360 होगा। किसी बिंदु से ऑल ओवर जो कोण होते हैं वो 360 बनते हैं दोस्तों। तो 360 डिग्री घूमा। एक घंटे में दोस्तों ये कितनी घूमेगी? 360 बटे 24 लगभग 15 डिग्री।
मतलब 60 मिनट में यह 15 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में दोस्तों ये सॉरी 1 डिग्री, ठीक है, या यहाँ लिख सकते हैं 1 डिग्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री में दोस्तों ये 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, मतलब 15 डिग्री 60 मिनट में, इसका मतलब क्या होगा 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो मैं वही आपको समय के निर्धारण में इस चीज़ को यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। समय के निर्धारण में आपको बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए भारत है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, और यहाँ भारत जो है, भारत का जो PMI है, प्री मीडियम जो टाइम है, PMT इंडियन प्री मीडियम टाइम, वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। अब किधर है ये? पूरब की ओर है। तो दोस्तों ये पूरब की ओर है, सबको पता है। भारत इधर सब क्या होंगे? पश्चिम वाले टाइम होंगे। तो मैंने भी ये बताया था आपको कि जो 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री कितनी देर में घूमते हैं? पृथ्वी चक्कर लगाती है 15 मिनट में। तो अगर मुझे 82.5 डिग्री को डिफाइन करना है, तो दोस्तों मैं 82 और 1/2 ये इस तरीके से तोड़ लेता हूँ। तो देखना 1 डिग्री में यदि 4 मिनट लेते हैं, तो 82 में कितना लेंगे? लगभग 328 मिनट। और वही आधा डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 मिनट। तो ये कुल अगर जोड़ दें तो ये कितनी मिनट रही है? 330 मिनट। अगर मैं इसे 60 से भाग देता हूँ तो घंटा निकल आएगा मेरा। तो मैं जब इसे काट रहा हूँ तो ये कितना निकल के आ रहा है? 5.5 घंटा। तो दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत की जो टाइमलाइन है उसके बीच का समय जो होता है वो 5.5 घंटे का अंतर होता है। वहीं जब हम पूरब की ओर समय के लिए जाते हैं तो ये समय बढ़ता है। इसे हम जब पश्चिम की ओर करते हैं तो दोस्तों यही समय क्या हो जाता है? दिन की अवधि से कम हो जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ 1-2 में क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों मान के चलिए 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या बोल सकते हो भारत के मानक समय पर, मानक समय वाले स्थान पर क्या समय होगा? तो मैंने ये बताया था कि हमें क्या करना है, केवल 82 × 4 मतलब 328, 1/2 × 4, 4 मतलब 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री समय के निर्धारक में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ये 2 मिनट होगी। तो मैंने यहाँ ये बताया था कि 5.5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ जब 12 बज रहे हैं तो मैं इसमें कितने ऐड करूंगा? 5.5। तो दोस्तों ये हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएंगे शाम के 5:30, क्योंकि दोपहर के बाद मैंने कही थी ये समय पूरब की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। वहीं यदि आपसे ये पूछता कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर में क्या समय होगा? तो निकलेगा तो 5.5 घंटा ही, लेकिन दोस्तों वो 12:30 से आगे नहीं बढ़ोगे आप। जब माइनस में टाइम जा रहा है तो इसे क्या कर दोगे? 12:30 बजे में से क्या करोगे? 5:30 को घटा दोगे। तो घटाओगे तो कितने बज रहे हैं? 6:30। लेकिन दोपहर से आपको पीछे हटना होगा, शाम को तो नहीं जाओगे, दोपहर के बाद शाम की ओर तो नहीं जाओगे। जब घटाना है आपको तो पीछे जाओगे। तो यहाँ सुबह के कितने बज रहे होंगे दोस्तों? 6:30 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी स्थान का समय निर्धारित कर सकते हैं। एक सवाल और दे देता हूँ दोस्तों आपको, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। जैसे मान के चलिए
0 डिग्री देशांतर पर शाम के 5 बजे है, शाम के 5 बजे है। तो दोस्तों 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, अगर पूर्वी की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से हमें समय में आगे की ओर जाना होगा। 30 डिग्री की बात कर रहा है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितने मिनट हो गए दोस्तों? 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। यहाँ शाम के कितने बज रहे हैं? 5। तो मुझे कितने ऐड करने हैं इसमें? 2। तो शाम के ही कितने बज रहे होंगे? 7। यही चीज यदि आपसे पश्चिम की ओर पूछता है तो फिर तो क्या करोगे? इन्हीं 2 घंटे को इससे घटा दोगे, तो ये कितने बचे? 3 बज रहे हैं, लेकिन ये भी कौन से होंगे? दोपहर के 3। क्यों? शाम से पीछे की ओर आपको वापस होना पड़ेगा। दूसरी एक नेक्स्ट सवाल और मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। यदि आपसे पूछता है ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, मान के चलिए 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो ये आपसे पूछा कि यहाँ 5 बजे हैं, 0 डिग्री पर कितने बजे? 5 बजे हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कितने बजे हैं? 5। वहीं आपसे पूछता है कि 30 डिग्री पूर्वी में दक्षिणी गोलार्ध में, 30 डिग्री पूर्व दक्षिणी गोलार्ध में क्या समय होगा? तो दोस्तों गोलार्ध, एक गोलार्ध पर विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत रेखा से नीचे समान समय होगा, समय में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो जो टाइम यहाँ 2 घंटे लग रहे थे, तो इस पूरे गोलार्ध पर कितनी बज रहे होंगे? 5 बज रहे होंगे। तो निश्चित रूप से 30 डिग्री जब जाओगे तो 4 का क्या करोगे? मल्टीपल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा, मतलब 2 घंटे हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां भी क्या बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे। कब की? शाम की। ऐसे ही आपको पश्चिम में पूछता है, पश्चिम में पूछता है आपको, और दक्षिणी गोलार्ध ही बोलता है, तो अभी दोस्तों उसी तरीके से करना होगा जो इसने पहले किया था। इसमें से 2 घंटे घटा दो, 3 बजेंगे दोपहर के। मेरा कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि देशांतर पर प्रत्येक स्थान पर समान समय होता है, एक ही देशांतर पर प्रत्येक स्थान पर समान समय होता है। यदि आपसे वो घुमा करके पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो उससे टेंशन लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। समय जो बदलता है, जैसे देशांतर की संख्या बदलेगी तो निश्चित रूप से समय भी चेंज हो जाएगा। अक्षांश से समय से कोई संबंध नहीं होता है। अक्षांशों का संबंध तापमान और जलवायु से होता है। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, समय किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने ये बोला था कि जहां 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं मिलती हैं, वहां कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है। तो ये मैंने दिया था आपको। तो ये मेरे पास मैप है दोस्तों। इस मैप में जो 0 डिग्री है वो ये 0 डिग्री देशांतर, और ये 0 डिग्री दोस्तों क्या है? ये 0 डिग्री, सॉरी ये नहीं है, तो ये है 0 डिग्री, ये वाली ये 0 डिग्री विषुवत रेखा ये वाली। तो ये जो दोनों रेखाएं मिली हैं, तो दोस्तों ये अफ्रीका है और अफ्रीका के नीचे ये गिनी की खाड़ी है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये, मैं और थोड़ा सा इसे वो कर दे रहा हूँ और दिख जाए तो ये क्या है? ये गिनी की खाड़ी है। और दोस्तों ये जो है एस आकार का, ये अटलांटिक महासागर है पूरा, ये ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसे दोस्तों अंध महासागर भी बोलते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा और विषुवत रेखा कहाँ मिलती हैं,
तो ये अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर में मिलती हैं, गिनी की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, इसी के पास महासागर में एक देश भी है, साओ तोमे प्रिंसे। ये देश है जो विषुवत रेखा से होकर गुजरता है। तो दोस्तों क्लियर होना चाहिए। हाँ, मैंने आपको ये बताई थी कि अक्षांश और जो देशांतर होते हैं इनका यूज क्यों कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा मैप है, इसमें मुझे मान के चलिए ये देखना है कि इंडिया का विस्तार क्या है। देखो मैं ये देखूंगा, ये मेरा देशांतरी विस्तार है कि इतने बीच में इंडिया है, ठीक है। और मैं अक्षांश देखूंगा तो उत्तर और दक्षिण को देखूंगा कि कितना अक्षांश उत्तर में भारत फैला हुआ है और कितना अक्षांश दक्षिण में है या नहीं, या पूरा उत्तर में पड़ता है या पूरा दक्षिण में पड़ता है, मैं ये चीज देखूंगा। या मुझे मान लो दक्षिणी अमेरिका की लोकेशन देखनी है तो दक्षिणी अमेरिका कितना पश्चिम देशांतर में पड़ता है, कितना दक्षिण में पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, कितना उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये मैं अक्षांश के माध्यम से एग्जैक्ट निकाल पाऊंगा। यदि मान के चलिए मैं कहूँ केवल अक्षांश ही होते तो मैं बोल देता भारत के ही बारे में बोल देता, मान के चलिए कि भारत ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। तो क्या दोस्तों ये पूरी लोकेशन तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि देशांतर तो इसमें डिफाइन है नहीं है। तो मैं केवल अक्षांश या केवल देशांतर से किसी भी जगह की सीमा को निर्धारित या अवस्थिति को निर्धारित नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे ये अक्षांश भी चाहिए और ये देशांतर भी चाहिए, तब ये एक फिक्स स्थान निकल कर आता है और तब मैं किसी देश की भौगोलिक सीमा, किसी महासागर या सागर या महाद्वीप की भौगोलिक सीमा, किसी शहर की भौगोलिक सीमा के बारे में स्पष्टतः अवस्थिति को क्लियर कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि ये गिनी की खाड़ी में आपको मैप निकाल करके देखना है। अफ्रीका का मैप आपको ऑक्सफोर्ड के मैप के पेज नंबर 73 पर मिलेगा। पेज नंबर 73 को आप जब खोल के देखोगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि अफ्रीका में जहाँ घाना, गिनी, जायरे या नामीबिया ये जो देश पड़ते हैं इनके दक्षिण में और पश्चिम में गिनी की खाड़ी मिलेगी, तो वहाँ आपको देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ गया था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। तो मैं थोड़ा सा भारत के विस्तार के बारे में और बात कर लेता हूँ, अक्षांश और देशांतर दोनों विस्तार के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, जैसा भी बनेगा मान के चलिए ये इंडिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कही थी आपको कि इंडिया के केवल अक्षांश से हम उसकी अवस्थिति बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते। मान लो मैंने ये बोल दिया कि इंडिया, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि इंडिया जो पूर्णतः पड़ता है दोस्तों, वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। देखो ये हमारा इंडिया ये है, हमारा जो इंडिया है वो दोस्तों ये 0 डिग्री विषुवत रेखा ये है और ये विषुवत रेखा के कहाँ है, ऊपर है। तो हमारा इंडिया पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यदि हम देशांतर के उससे मेजर करेंगे तो हमारा इंडिया राइट में है, राइट में मतलब पूरब में। तो इंडिया पूर्णतः कहाँ पड़ता है, पूरब में, और पूर्णतः उत्तर में पड़ता है। तो यदि इंडिया के किसी भी एग्जाम के यदि आंसर में कहीं पे यदि दक्षिण शब्द इंडिया की लोकेशन में लिखा हुआ है या पश्चिम शब्द इंडिया की लोकेशन में लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है वो आंसर नहीं लगाना है। तो यदि हम बात करें तो ये इंडिया नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नीचे पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर पड़ता है और 68 डिग्री 7 मिनट। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उसे पश्चिम बोल सकते हो, लेकिन वैसे ये पूरब ही होगा। और 97 डिग्री 25 मिनट जो होता है ये पूरब ही होगा और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी पूरब होगा। ये इंडिया की लोकेशन है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोर्ड पर बता देता हूँ। तो यहाँ इंडिया का विस्तार होगा, देखो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री मान के चलते ग्रीनविच है, वर्ल्ड पर्पस में ग्रीनविच।
भारत का जो समय है वो यहाँ है, लगभग यहाँ, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत अपने समय को यहाँ से निर्धारित करता है। और ये जो रेखा है वो है मिर्जापुर में, यूपी में मिर्जापुर में है दोस्तों। वैसे तो इसके अंतर्गत यूपी आता है, एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है दोस्तों, उड़ीसा आता है और आंध्र प्रदेश आता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से भारत की टाइमलाइन गुजरती है। तो मैं आपसे अगर इसके विस्तार के बारे में बात करूं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, तो देखो ये सब क्या है, पूर्वी देशांतर होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखूंगा, देखो मैं ऐसे ही तो मेजर करूंगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है, पश्चिम में है, ठीक है, और इधर ये क्या होगा, पूर्व में। तो भारत को यहाँ पूर्वी देशांतर लिखूंगा। तो यहाँ एक जगह पड़ती है गौर माता, ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। ये भारत का पश्चिमी विस्तार है, लेकिन वर्ल्ड पे ये पूर्वी विस्तार हो। यहाँ अगर मैं बात करूं तो भारत 97 डिग्री 25 मिनट है। यहाँ एक गांव पड़ता है किरथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर मैं भारत के दक्षिण में बात करूं, लेकिन गोलार्ध का ये कहाँ होगा, उत्तर में ही होगा दोस्तों, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट होगा नॉर्थ मतलब विषुवत रेखा से भारत कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में भारत का दक्षिणतम स्थान है, ठीक है। अभी 2004 की सुनामी आई थी, उससे पहले भारत का सबसे दक्षिण कोण 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ था, ये था इंदिरा पॉइंट, या ऐसे बोल सकते हैं इंदिरा स्थल भारत का क्या था, सबसे दक्षिणतम कोण था। लेकिन अब वो सुनामी आने की वजह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। वहीं मैं ऊपर की बात करूं तो 37 डिग्री 6 मिनट ये जगह पड़ती है यहाँ इंदिरापुर, एक गांव है इंदिरापुर, इसे याद रखो। जम्मू एंड कश्मीर में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में है, और ये दोस्तों गुजरात के पश्चिम में, ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है। यदि मैं आपसे बात करूं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय मतलब 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश, इस तरीके से, वो लगभग 30 डिग्री है अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब पूरा अक्षांशीय विस्तार। और इसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों, तो वैसे भी मैं इसे 100 समथिंग 111 और 32 से किलोमीटर से मल्टीपल करूंगा, तब ये 3 इसकी जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। इस तरीके से इतना अक्षांशीय विस्तार है। वहीं मैं इसके देशांतरीय विस्तार की बात करूं दोस्तों, इस तरीके से देशांतरीय विस्तार, तो ये देशांतरीय विस्तार होगा 29-33 किलोमीटर। इस तरीके से 29-33 किलोमीटर भारत का विस्तार है, और इस तरीके से भारत का विस्तार 32-14 किलोमीटर है। तो ये आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है। भारत का टाइम जोन जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ 5 राज्य पड़ते हैं। ये हमने थोड़ा सा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भारत के बारे में, और प्रत्येक स्थान को भी हमने क्लियर किया। कहाँ से निकाला जाता है मैंने ये भी बताया आपको, तो वो थी मिर्जापुर, ठीक है दोस्तों। तो भारत का जैसे ये 67 डिग्री है और ये 97 डिग्री है, तो इनके बीच जो देशांतरों की संख्या देखेंगे तो 68 से जो 97 तक जो देशांतर आएंगे ये लगभग 30 होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, 29 होंगे, लगभग कितने होंगे, 30 डिग्री। वैसे ही अगर मैं अक्षांशीय बात करूं तो ये भी दोस्तों कितने बैठ रहे हैं, 30 बैठ रहे हैं। तो भारत की हम बोल सकते हैं भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 मिनट है। समय मैंने बता ही दिया आपको कि 0 डिग्री ग्रीनविच से भारत का जो समय था वो लगभग 5.5 घंटे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है कि जो 0 डिग्री देशांतर, जैसे ये है
जिसमें मैं इसे ग्रुप पे बताऊंगा, वैसे क्लियर नहीं होगा। ये 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों ये। तो अगर मैं इसके इधर जाता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 180 तक, तो ये पूर्वी देशांतर होंगे। वैसे ही मैं इधर जाता हूँ 0 से, तो ये पश्चिमी देशांतर होंगे। तो दोस्तों जो 180 है, ये मैं पूर्वी से काउंट करूं या पश्चिम से काउंट करूं, ये डिस्प्यूट था, इसीलिए इस डिस्प्यूट को क्लियर किया। और वैसे ही 0 को मैं कौन सी डायरेक्शन दूं, तो इस डिस्प्यूट को दूर किया गया था कि 0 और 180 इन दोनों देशांतर को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों में शामिल किया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये किस डायरेक्शन में होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर दोनों ही पूर्वी पश्चिमी देशांतर में है। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब पर दोस्तों ये मान लो 2 देशांतर है, एक देशांतर ये हो गया और एक देशांतर ये हो गया। वैसे ही मैं मान लूं एक अक्षांश ये हो गया और एक अक्षांश ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 देशांतर और 2 अक्षांश बनाए। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों गोरे, GORE, गोरे। और यदि आपसे दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र के बारे में अगर कोई पूछता है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों जोगी या कटिबंध, जोगी या कटबंध कहते हैं। कटबंध के साथ साथ चाहो तो बेल्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बेल्ट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ, 0 डिग्री के जो ठीक पीछे 180 होगी, उस 180 रेखा जो है वो प्रशांत महासागर में, पूछ लेता है वो कहाँ पड़ती है, तो वो प्रशांत महासागर में पड़ती है। दूसरी एक चीज और मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको दोस्तों, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है ये 0 डिग्री है, तो ये देश सभी क्या होंगे? पूर्वी होंगे। ये देश सभी क्या होंगे? पश्चिमी होंगे। तो देखो ये पश्चिमी में अगर मैं बात करूँ तो ये प्रशांत है, प्रशांत महासागर दिख रहा है। तो अगर ये पूछे ये कौन सा भाग है प्रशांत महासागर के परिप्रेक्ष्य में, तो ये पश्चिम नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इस प्रशांत महासागर को इस तरीके से लाता हूँ और प्रशांत महासागर की ये लोकेशन निकालता हूँ इस तरीके से, तो ये जो स्थान था, जो अमेरिका के पास वाला स्थान था, मैप में आप देखोगे तो देखना ये भूमध्य प्रशांत महासागर के परिप्रेक्ष्य में ये भाग पूर्व में होगा और ये भाग पश्चिम में होगा। अगर इसे हम इसी 0 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा मैप पर क्लियर कर देता हूँ आपको। यदि आपसे कोई पूछता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रशांत महासागर, देखो ये वाला प्रशांत महासागर का किनारा, ये प्रशांत महासागर है और ये वाला प्रशांत महासागर का किनारा, यहां से 0 डिग्री से देखने पर ये ऐसा लगता है पश्चिम में, लेकिन नहीं, जब ये हम इसे ऐसे करके मिला देते हैं दोनों को, तो ये पूर्वी प्रशांत होगा और ये पश्चिमी प्रशांत होगा। इस चीज को याद रखना दोस्तों, बार बार कंफ्यूज होते हैं। इसे बाकायदा आप एक गोल कागज को फोल्ड करके देखना, तो देखो इस तरीके से जब इसे मिलाओगे तो ये पूर्व में पड़ेगा और ये कहाँ पड़ेगा? पश्चिम में पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मैं अगर प्रशांत के परिप्रेक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया के किनारे को देखूं तो ये कौन सा है? पश्चिम प्रशांत। ये कौन सा है? पश्चिम प्रशांत। लेकिन ये कौन सा? पूर्वी प्रशांत और पूर्वी प्रशांत। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, और ये हमेशा कंफ्यूज करने वाली चीज होती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपसे, तो ये क्लियर हो गया। एक और मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि अक्षांश जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? या तो नॉर्थ में होंगे या साउथ में होंगे। तो अक्षांश के साथ नॉर्थ या साउथ को शामिल किया जाता है। वहीं अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर के साथ पूरब मतलब ईस्ट या वेस्ट ही शामिल होगा, पूरब या पश्चिम, ये देशांतर के साथ शामिल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक काफी अच्छा टॉपिक है, एनसीईआरटी से इतर
जिसे बोलते हैं एंटीपोड। एंटीपोड, ये एंटीपोड क्या होता है? तो एंटीपोड मैं बता देता हूँ आपको। एंटी तो वैसे ही समझ में आ रहा है, एंटी मतलब विपरीत। तो दोस्तों जैसे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसका ठीक विपरीत क्या होगा? 180। इसका ठीक विपरीत क्या होगा? 180। तो किसी बिंदु के ग्लोब पर किसी बिंदु के ठीक विपरीत वाला जो स्थान होता है वो एंटीपोड कहलाता है। लेकिन यदि मुझे मान के चलिए मैंने 0 डिग्री पर खींचा, तो ये 0 डिग्री पर खींचने के बाद जब मैं इसे इस तरीके से मान के चलो, मैं एक कोई तार लेता हूँ और इसे इस तरीके से विपरीत निकालता हूँ, तो ये निश्चित रूप से सेंटर से होकर जाना चाहिए, अर्थ के सेंटर से होकर जाना चाहिए, तब तो वो एंटीपोड होगा, वरना एंटीपोड नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ। ये अर्थ है, ये क्या है? ये अर्थ है। तो यहां मान के चलिए कोई बिंदु है ए, तो इसका एंटीपोड पूछा है। तो अगर आप एंटीपोड ऐसे निकालोगे तो ये एंटीपोड नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है आपका। तो ये हमेशा कहां से निकलना चाहिए? तो इसका इसका एंटीपोड कहाँ होगा? ये इसका एंटीपोड, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो ध्यान रखना, एंटीपोड जब निकालते हैं, मान के चलिए मुझे ये 0 डिग्री का एंटीपोड निकालना है, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ये किससे होकर जानी चाहिए? ये सेंटर से होकर जानी चाहिए हमेशा इस चीज। तो इसका एंटीपोड कहाँ होगा? अब इसे कैसे निर्धारित करेंगे एंटीपोड को? तो जैसे मैंने 0 डिग्री बताया आप लोगों को कि ये 0 डिग्री है, तो इस 0 डिग्री का 0 डिग्री देशांतर का एंटीपोड ठीक कहाँ होगा? 180 होगा। तो ये तो मैंने आपको देशांतर के परिप्रेक्ष्य में बताया। अब मुझे अक्षांश भी तो देखना है। तो जैसे मैं 0 डिग्री विषुवत रेखा से ही लेता हूँ, 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश से। तो 0 डिग्री अक्षांश को देखेंगे, देशांतर को देखेंगे तो ये 180 पहुंच जाएगा। लेकिन मैं जब अक्षांश को देखूंगा दोस्तों, तो ये 0 डिग्री पर ही निकलेगा पीछे। यदि मैं दोस्तों इसे मान के चलिए 45 डिग्री या 30 डिग्री उत्तर में देखता, 0 डिग्री देशांतर पर 30 डिग्री उत्तर में देखता, तब ये दोस्तों जब मैं विपरीत खींचता इसे, तो ये 30 डिग्री उत्तर की जगह कहाँ हो जाता? दक्षिण में हो जाता। होता उसी 180 देशांतर पे, लेकिन वो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा उसका विपरीत। जैसे दोस्तों ये मैंने मान के चलिए 30 डिग्री उत्तर में खींचा, मान के चलिए 60 डिग्री, मान 60 डिग्री उत्तर में ये पॉइंट था। तो जब मैं इसे इससे खींचूंगा तो यहाँ भी 60 डिग्री उत्तर की जगह क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, निकलेगा यहाँ, निकलेगा 60 डिग्री पे ये, ठीक है। लेकिन जब हम उसके देशांतर के बारे में डिफाइन करेंगे, तो दोस्तों जैसे मान के चलिए ये 0 था, ये 0 था, तो मैं अगर इसके 1 डिग्री इधर से एंटीपोड देखूंगा, तो जब मैं इसके 1 डिग्री इधर से देखूंगा तो मुझे यहाँ 180 पे भी इधर एक डिग्री इधर कम करना होगा। जब मैं यहाँ 1 डिग्री आगे बढ़ूंगा तो मुझे 180 से 1 डिग्री उतना ही कम करना होगा, तो वो हो जाएगा 179। जब मैं 2 डिग्री देखता हूँ तो ये 178 हो जाएगा। जब मैं 5 डिग्री पूरब में देखता हूँ तो ये भी 180 के इधर 5 उसमें हो जाएगा पश्चिम में, ठीक है। तो जो पूरब में होगा उसका एंटी ठीक पश्चिम में निकलेगा, जो उत्तर में होगा उसका एंटी ठीक दक्षिण में निकलेगा। ये आपको बात याद रखनी है। अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, तो जितने अक्षांश किसी भी स्थान को उत्तर में उत्तर में एंटीपोड पूछा गया है, तो उतना ही दक्षिण में वो एंटीपोड निकलेगा बिंदु। लेकिन देशांतर में उसे हमें क्या करना होता है? 180 से घटाना होता है। सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो इसमें मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि इसके बीच जो सेंटर वाली लाइन होती है इसे प्लूम बोलते हैं। प्लूम लाइन मतलब साहू रेखा, इसका हिंदी वर्जन है साहू रेखा। अब आपसे पूछे ये साहू रेखा क्या होती है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए वह रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से इसके सतह के किसी बिंदु को मिलाती है, जो पृथ्वी के केंद्र से किसी
जो पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु की सतह को मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं? साबु रेखा कहते हैं। तो ये हम क्या देख रहे थे? एंटीपोड। तो एंटीपोड में हमने आपको ये बताया था कि अनिवार्य रूप से एंटीपोड सेंटर से होकर जाना चाहिए। अगर ये एंटीपोड सेंटर से ना होकर अगर मैं इसी रेखा को यहाँ से इस तरीके से कर देता तो क्या ये एंटीपोड थोड़ी होता, क्योंकि ये रेखा सेंटर से होके नहीं। तो इस रेखा का एंटीपोड निकालने के लिए सेंटर से होकर जाना अनिवार्य होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ का एंटीपोड होगा, तो मैंने आपको ये बताया था अक्षांश में कोई बदलाव नहीं आता, और अक्षांश को हम नॉर्थ और साउथ में डिफाइन करते हैं। तो जो नॉर्थ होगा उसका ठीक विपरीत क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा, लेकिन वो साउथ हो जाएगा। और मैंने कही थी देशांतर को जब निकालते हैं तो उसे 180 में से घटा देते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा? 180 माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा? 130। अब ये साउथ है, लेकिन इसका विपरीत क्या होगा? वेस्ट। तो इसका एंटीपोड होगा 30 डिग्री साउथ और 130 डिग्री वेस्ट। वहीं आपसे दूसरा सवाल एक और निकाल लेते हैं दोस्तों। जैसे आपसे पूछा है 0 डिग्री और 0 डिग्री का एंटीपोड। तो दोस्तों मैं इसे अक्षांश मान लेता हूं और मैं इसे देशांतर मान लेता हूं। तो मैंने ये कही थी आपसे अक्षांश और देशांतर जो 0 और 180 होते हैं उन्हें पूर्व और पश्चिम मानते हैं, ठीक है ना, देशांतर के परिप्रेक्ष्य में। तो जिसे मैं अक्षांश मान रहा हूं, तो दोस्तों अक्षांश 0 का कितना रहेगा? 0 ही रहेगा, मेरे लिए चेंज नहीं होता। और नॉर्थ साउथ कुछ होता ही नहीं, तो 0 डिग्री कौन से नॉर्थ साउथ को डिफाइन करोगे नहीं। तब दोस्तों मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर 0 के ठीक विपरीत क्या था? 180। तो वैसे भी अगर 180 में से 0 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। तो इसका क्या आ गया? सॉरी 180 ही बचेगा। तो इसका क्या आ गया? 0 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर। 0 0 का एंटीपोड होगा। एक सवाल और मैं बता देता हूं दोस्तों, यहीं पे सिंपल सा समझना है। जैसे आपसे पूछा है 120 डिग्री साउथ और 150 डिग्री वेस्ट। तो मैंने कही थी जब अक्षांश साउथ और नॉर्थ अक्षांश मेजर करते हैं, अक्षांश में केवल क्या होगा? 120 उस वैल्यू को चेंज नहीं करते, लेकिन साउथ की जगह क्या लिखते हैं? साउथ की जगह नॉर्थ लिखते हैं, ये चेंज हो गया। जब हम देशांतर में आते हैं, क्योंकि ईस्ट वेस्ट आता है तो देशांतर आता है ईस्ट और वेस्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं? 180 में से 150 को माइनस करते हैं, तो ये क्या बचता है? 30। तो इसका क्या होगा? 120 डिग्री नॉर्थ और साउथ वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? ईस्ट और 30 डिग्री ईस्ट। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटीपोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो हमारा आगे था, तो मैं अक्षांश और देशांतर को दोनों को कंबाइन करके बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि इनका कार्य क्या होता है दोनों को कंबाइन करके। तो अक्षांश व देशांतर का सम्मिलित कार्य, सम्मिलित रूप से कार्य, जो सम्मिलित रूप से कार्य होगा दोस्तों उसका एक तो किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को देखोगे। कौन से स्थान की? किसी महाद्वीप की देखना है आपको, किसी महासागर की देखना है, किसी सागर की देखना है, किसी देश की देखना है और किसी इस तरह की अगर आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में देखना है तो निश्चित रूप से आप अक्षांश और देशांतर के बारे में देशांतर द्वारा ही डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट समय का निर्धारण,
मैंने भी बताया था समय निकाल करके आपको। तो जैसे आपको 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं और इंडिया का समय अकस्मात पूछने लग जाए तो आपको जवाब देना है कि वहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे। अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और अभी मैंने आपको बताया एंटीपोड में भी केवल अक्षांश से काम नहीं चल रहा था, केवल देशांतर से काम नहीं चल रहा था, वहाँ भी अक्षांश और देशांतर को सम्मिलित रूप से लिया गया था। तो एंटीपोड एंटीपोड का निर्धारण करने में। नेक्स्ट और भी कई चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे नेविगेशन। तो जहाज कहीं चल रहा है समुद्र में तो आपको निर्धारित करना तो केवल अक्षांश से नहीं कर सकते, ना ही केवल देशांतर से कर सकते। तो आपको बताना होगा कि हमारा जहाज इस समय एग्जैक्ट लोकेशन है वो इतने डिग्री देशांतर है और इतने डिग्री अक्षांश है, तब आपके लिए कोई भी विपरीत परिस्थितियों में हेल्प भी पहुंचाई जा सकती है। या दोस्तों हम दोनों को सम्मिलित करके पहचान पाएंगे कि वर्षा कितनी हो रही है, कहाँ पे कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर इतनी वर्षा होती है, इतनी डिग्री अक्षांश और देशांतर पर इतनी वर्षा होती है। हालांकि वर्षा में अक्षांश और देशांतर केवल लोकेशन को निर्धारित करते हैं, उसे होने में वर्षा को होने में जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर अन्य भी होते हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कई अन्य फैक्टर भी वर्षा को करने में सहायक होते हैं। तो हमने बोला सम्मिलित रूप से कौन कौन से कार्य हैं इनके। तो सम्मिलित रूप से कार्य हैं दोस्तों, भौगोलिक स्थिति ज्ञात करना, एंटीपोड ज्ञात करना, किसी स्थान की दिशा ज्ञात करना, नेविगेशन के बारे में दोस्तों, और नेविगेशन के साथ साथ हमने बताया था वर्षा के भी निर्धारण में ये कार्यशील होते हैं। तो दोस्तों हमने आज जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि देशांतर क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं देशांतर के, दोनों को सम्मिलित रूप से कैसे डिफाइन किया जाता है, ग्रीनविच रेखा कहाँ क्या होती है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी क्लास को यदि आपको YouTube पर देखना है तो हमारे चैनल का नाम है सिलेक्शन, इसमें स्पेस नहीं देना आपको इंडिया, फिर दोबारा बता रहा हूँ सिलेक्शन इंडिया में बड़ा लिख देता हूँ सिलेक्शन, स्पेस नहीं देना दोस्तों इंडिया। यदि YouTube पर डालोगे तो आपको हमारी क्लास अवेलेबल होगी। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना।